दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला। सही दृष्टि ना हो तो है जिंदगी बला। दृष्टि है एक शान, दृष्टि वरदान। दृष्टि देने वाला है वो भगवान। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंख लग गई तो खाई में जाना है तय। गुरु ज्ञान वृष्टि जब होती है, उलझने सहज ही सुलझ जाती है। सबसे कमानी पड़ती है दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की। अबे इधर देख, सिगरेट से कैंसर होता है। सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अबे पुकनी के, इसे तो सिगरेट देनी नहीं चाहिए थी। जब भी वापस करता है गीली करके देता। अभी तो तू नहीं सीखा ढंग से कैसे सिगरेट पीते, बेवकूफ कहीं का। ए पक्या, अरे जरा सिखा ना इसको। अरे मैं इसको कैसे बता रहा हूँ, ये खुद नहीं ले सकता। मोंटी, अरे देखो तो कौन आया है। लगता है आज ये यार रास्ता भूल गया है। हाँ मोंटी, तुम्हें सर मिलना चाहते हैं। अरे किस सर को आज मेरी याद आ गई? डॉक्टर दिलीप पटवर्धन सर। ये देख, मैं तेरी तरह उस सर के झांसे में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं तेरी तरह डरपोक और घोचू नहीं हूँ। अरे इसका मुंह देखना, ये हर बात में सीरियस हो जाता है। डरपोक, घोंचू, मेरे क्लासमेट्स भी मुझे इसी नाम से बुलाया करते थे और खुद को डेयरिंगबाज कहलवाते थे। जानना चाहते हो उन डेयरिंगबाज लड़कों का क्या हुआ? ए मास्टर, ये अपना लेक्चर है ना, अपनी क्लास में देना। ये हमारा अड्डा है, चल निकल यहाँ से। मोंटी, तमीज से बात कर। ये हमारे सर है। कागज की कलम। चुप बेटा, नहीं तो यही पटक दूंगा। एक बार सुन तो लो, क्या हुआ उन डेयरिंगबाज लड़कों का। वो लोग लेक्चर बंक करने को डेयरिंग कहते थे और ये गुंडागर्दी लड़ाई झगड़े करके खुद को डेयरिंगबाज कहलवाते थे। क्या मिला उनको ऐसा करके? हाँ, जानना चाहते हो वो अपनी रोजी रोटी के लिए आजकल क्या कर रहे हैं? पहला जो तुम्हारी तरह खुद को भाई कहता था ना, उसकी भाईगिरी खत्म हो गई है।
क्योंकि वो 15 साल से जेल में पड़ा हुआ है, और दूसरे का डेयरिंग वाला काम खत्म हुआ क्योंकि आज वो मेरे यहाँ नौकरी करता है, और तीसरा खुद ही खत्म हो गया, शराब पी पी कर खुद का लीवर खराब कर दिया और चल बसा। और ये सब लोग जिन्हें डरपोक घोंचू कहते थे ना, वो आज डॉक्टर, सीए, वकील है और कामयाबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ये नया गोचू देखो जरा कितना खुश लग रहा है, हाँ? इसकी तरफ देखने का हर एक का रवैया बदल गया है जब से ये पढ़ाई में ध्यान देने लगा, वेल डिसिप्लिन रहने लगा ना। उसके पिताजी के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा है। मोंटी जरा सोचो, तुम्हारे माँ बाप बड़ी मेहनत से तुम्हें पढ़ाते रहे, क्या इसलिए कि तुम लेक्चर्स बंक करके फिल्में देखो, आवारागर्दी करते फिरो? अरे क्या होगा उनके उम्मीदों का जब तुम्हारा अंजाम भी मेरे क्लास के लड़कों जैसे होगा? क्योंकि जिस रास्ते पर तुम निकल पड़े हो ना, उसका अंजाम सिर्फ यही है। अब सोचो कि मैं डेयरिंगबाज बनना है या डरपोक खोचू, फैसला तुम्हारे हाथ में है। सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरे माँ पिताजी को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ सर। ओके, तू भी? आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। मेरे पिताजी ने तो मेरी पढ़ाई के लिए लोन भी लिया है। क्या सोच रहे हो? आओ हमारे साथ और अपनी जिंदगी सवार लो बेटा। तो क्या फिर कॉलेज में बैठकर जिंदगी संवार लो? जाओ मास्टर, जाओ ले जाओ इन लोगों को और इनकी लाइफ सेट कर दो, लेकिन मुझे सुधारने की कोशिश भी मत करना। यानी तुम्हें लगता है तुम जिस राह पर चल रहे हो वो सही है? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? यही कि तुम्हारे घर वालों को लगता है तुम कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तो तुम। मेरे घर वालों के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या मुझे उनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है मोंटी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो तुम्हें ऐसे गुंडागर्दी करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। बोलो, क्या वो तुम्हें जेल में देखना पसंद करेंगे? तुम्हारा एनकाउंटर होते हुए देखना चाहेंगे? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। मुझे तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मोंटी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम क्या है। सर, दिमाग का दही मत करो, निकल जाओ यहाँ से। मोंटी, सिर्फ से बात मत करो सर से। अबे तू चुप बेटा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। मोंटी, तुम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो ना, उन लोगों को खुद भी नहीं पता कि उन पर क्या बीतने वाली है। ये सभी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लोगों के उल्टे सीधे काम करते हैं। वो सभी या तो जेल में जाते हैं या पुलिस से भागते फिरते गुमनामी की जिंदगी बसर करते हैं। अच्छा, तो ये बात, तो दिखाओ मुझे जेल में डालकर, मैं भी देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। मोंटी रुको, छोड़ तू साइड, क्या किससे बात करिए हमारे साथ करेगा? मोंटी दिखा चाहिए आप, दिखा मुझे सब डाल बोल देना प्लीज। हाँ सर, मोंटी बोले कैसे कोई फायदा नहीं, चलिए यहाँ से। मोंटी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझता हूँ। काश तुम समझते मोंटी, ये तुम्हारे दिवाकर भाई है ना जो काम कर। यू बेटर लिसन टू मी मोंटी, तुम्हारे दिवाकर भाई अभी जोश में ये सब 2 नंबर के धंधे करते हैं ना, हकीकत में वो एक किराए के टट्टू है, टट्टू। और तुम उनके एक मामूली से पंटर हो। वो कुछ साल तुमसे अपना काम करवाएंगे और फिर तुम सबको चुटकी बजा के अपने रास्ते से हटा देंगे। मैंने कई ऐसे दिवाकर भाई जैसे लोगों को जेल में सड़ते हुए देखा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये जेल में कौन सड़ता है। चल मोंटी, सुन तो लो। विकास बात तो मत रोको उसे, जाने दो। मेरी बात उसके जहन में अच्छी तरह बैठ गई। मुझे यकीन है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा।
प्लीज सिट डाउन प्लीज। ओके देन, हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या करेंगे? सर अमेजिंग रिजल्ट आया है। जी हाँ सर, जब से हमने भगवान तुम्हारा भला करे ऐसा लोगों को कहने लगे, तब से उनका हमारे ओर देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। हाँ, तो किन किन लोगों से तुमने ये कहा? सर हर रोज मैं यही बात अपने दीवार से कहता हूँ। गुड, सर मैं रोजाना यही बात हमारे सिक्योरिटी गार्ड से कहता हूँ। दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। ओह गुड। सो हम हमारे आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है जीवन मूल्य और नीति मूल्य। जीवन मूल्य जो होते हैं वो निसर्ग के नियमों पर आधारित होते हैं और नीति मूल्य मानव निर्मित होते हैं। जीवन मूल्य के 4 अहम पहलू है। पहला, कैरी अ हार्ट दैट नेवर हेट्स। अपने दिल में कभी भी नफरत और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कैरी अ स्माइल दैट नेवर फेड्स। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पर कब छा जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी बात, कैरी अ टच दैट नेवर हर्ट्स। स्पर्श से कई बातें बयान होती हैं। प्यार का स्पर्श, क्रोध का स्पर्श, वासना से भरा स्पर्श। इसीलिए हमेशा हमारा स्पर्श अच्छा होना चाहिए। एंड लास्ट, कैरी अ रिलेशनशिप दैट नेवर फेल्स। आपके एक दूसरे के साथ रिश्ते नाते अटूट होने चाहिए। हमारे जीवन में कौन कब कहां कैसे हमें उपयोगी पड़ेंगे ये तो खुद ब्रह्म देवता भी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमेशा सबके साथ समरस रिश्ता बनाने में ही सयाना पहुंच। दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला, दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे। सर मैंने कभी भी किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई या कसरत करने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, क्योंकि थोपी हुई चीज़ें कोई भी पसंद नहीं करता सर। ये तो स्टूडेंट्स है, ये मेरी अपनी चीज़ है, मेरी अपनी बात हो, यह एहसास होगा तो ही स्टूडेंट का पढ़ाई में ध्यान लगेगा सर। वो मन से पढ़ाई करेंगे सर। दरअसल ये बच्चे आज इनकी जिस उम्र के दौर में गुजर रहे हैं ना, इस उम्र में इनकी समस्याओं को पहले हमें समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें इन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए सर। ये मत करो, वो मत करो। क्या नहीं करना है ये बताना आसान है सर, लेकिन उसके बदले में क्या करना चाहिए ये भी तो बताना जरूरी है ना सर। नो पार्किंग का बोर्ड लगाना आधा काम हुआ ना सर, लेकिन कार पार्क कहाँ करनी है ये भी तो बताना जरूरी है। विकास, हमें हमेशा अपने अंदर अपने आप को देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक और सकारात्मक होनी चाहिए। मेरे सदगुरु कहते हैं, सदा के लिए सावध, सदा के लिए सुखी। इंसान के मन में ज्यादातर व्यर्थ के विचार ही आते हैं, तो तुम्हें उन व्यर्थ के विचारों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना है। और तुम इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे करते रहोगे तो तुम्हारे मन से ये व्यर्थ के विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगने लगेगा। क्योंकि सत्य का साक्षात्कार या पूरी तरह से सत्यानाश करने का सामर्थ्य संगत में होता है। ये है मेरे सदगुरु श्री वामनराव पै। पता है इनका विजन क्या है? इनकी दृष्टि पूरे विश्व के प्राणियों का, इंसानों का कल्याण हो जाए, अपने भारत का उत्कर्ष और विकास होता रहे। और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैं 100 मौलियों का परिवर्तन करने के लिए तैयार। और ये सब जिन्हें डरपोक कहते थे, डॉक्टर, सीए, वकील है और कामयाबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब सोचो तुम्हें डेरिंगबाज बनना है या डरपोक खोचू। फैसला तुम्हारे हाथ में। Carry a heart that never hates. अपने दिल में कभी भी नफरत ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए।
किससे मिलना है? मुझे माजी से मिलना है। माजी से? माजी से क्या काम है? हाँ, हम सब विद्यार्थी मिलके सर को सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं, इसलिए माजी से पूछना है कि सर को क्या पसंद है क्या नहीं। जी अच्छा, ठीक है। हेलो माजी, वो सर का कोई विद्यार्थी आया है और आपसे मिलना चाहता है। हाँ जी अच्छा, ठीक है, भेज दो। जी आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम माजी। कहिए, मैं पटवर्धन सर का स्टूडेंट हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है? वैसे बात यह है कि मैं कैसे कहूँ, तुम इतना हड़बड़ा कर रहे हो। वैसे बात जरूरी है। जरूरी बात? आओ आओ अंदर बैठो। थैंक यू माजी। थैंक यू माजी। कहिए। मैं ना सर की बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ वो तो है, सब लोग मेरे दिलीप की बहुत इज्जत करते हैं। मैं ना उनके लिए कुछ तो करना चाहता हूँ। मैं ना उनके लिए ऐसे हम जैसे स्टूडेंट को प्रभावित करे ऐसा कुछ तो। बेटे, तुम क्या कह रहे हो? जरा खुलकर विस्तार से बताओगे? मैं ना सर के जीवन ही लिखना चाहता हूँ। क्या? मैं ना सर के जीवन पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। क्या कहा? मेरे दिलीप पर तुम किताब लिखना चाहते हो? हाँ माँ जी, मैं ना सर से और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हो गया हूँ। मुझे ना सर की सारी बातें जाननी है। सर ना मेरे लिए कोई सुपर हीरो से कम नहीं है। हाँ वो तो है, मेरा दिलीप बहुत ही खास है। सही कहा माँ जी आपने, सर बहुत ही खास है। ही इज अ वेरी स्पेशल पर्सन। और आप नहीं चाहते हो क्या कि सर के जीवनी पर मैं एक किताब लिखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि मेरे बेटे के ऊपर किताब लिखी जा रही है। बस तो माँ जी, मुझे ना उनके बारे में जन्म से लेकर अब तक सारी बातें बताइए। हाँ हाँ जरूर बताएंगे। दिलीप मेरा दूसरा लड़का है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब दिलीप मेरे पेट में था ना, तभी मुझे नक्शीकाम करने का शौक जड़ा था।
और फिर 5 अप्रैल 1953 के दिन दिलीप का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई, पर ये खुशियां पल भर की थी। ये देखिए ना, बच्चे की गांठ कुछ ही दिनों में बढ़ गई है। आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। डॉक्टर बोलिए ना, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? देखिए, मैं आप दोनों को कोई भी खोखली उम्मीद नहीं दूंगा। मामला वाकई ही संगीन है। बच्चे की उम्र को देखते हुए जिस तेजी से ये गांठ बढ़ रही है, इससे तो ये बिल्कुल साफ है कि उसके जान को खतरा है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? नहीं, हमारा तो 3 महीने का बच्चा है और हम उसका ऑपरेशन करेंगे? बात को समझो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी। जी हाँ, ऑपरेशन ये आखिरी उपाय है। या तो हम ऑपरेशन करके उसको बचाने का प्रयास करें या भगवान पर छोड़ दें, जो कि इस मामले में खतरे से खाली नहीं होगा। भगवान, अब सब आपके हाथों में। सब कुछ ठीक होगा। अपने मन में बसे भगवान पे भरोसा रखो, अपना हौसला बनाए रखो। कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है, मेरा जाना अनिवार्य है। तुम कतई हिम्मत मत हारना, डट कर सामना करना। मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक होगा। देखिए, औपचारिकता के तौर पर आपको हमें लिखते देना होगा कि बच्चे को कुछ होता है या उसकी जान चली जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी। आप तो प्रोफेसर है, आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर मेरे आपसे एक विनती है। आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए, मैं उस पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पर मैं ये लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये बात मेरे अंतर्मन में चली जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा सही सलामत रहेगा। और डॉक्टर साहब, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। उन्नीस 1953 में मेरा जन्म बेलगाम में हुआ। उन दिनों छोटे बच्चे के लिए भूल देना नामुमकिन था और मुझे तो कैंसर की गांठ थी। उसका ऑपरेशन पूरी गांठ निकाल के, इर्द गिर्द का चमड़ी भी निकाल के वहाँ के डॉक्टर हनम सेठ ने बहुत कुशलता से किया। उसकी अभी 6 इंच की स्कार मुझे अभी बाई कमर पर अभी भी है। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं 3 दिन रोता रहा, ऐसे मेरी माँ कहती है। और इसका कथन जब मेरी शादी के बाद मेरे पत्नी को किया, तभी कहते वक्त भी वो रो रही थी। तो वो मेरा पुनर्जन्म था।